जिस लड़के से मनीषा सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आखिर वही निकला हत्यारा। जी हाँ, मनीषा को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग सोच रहे थे कि किसी ने मनीषा के साथ दरिंदगी करके उसे मार दिया है। पूरा देश उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब तक मनीषा की मौत एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे राज खुलते गए और अब कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जब सबूतों की परतें खोली तो सामने आया वह चेहरा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मनीषा ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही निकला गुनहगार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसने प्यार का नाटक कर इतनी बड़ी साजिश रच डाली? आखिर सब कुछ जानते हुए भी मनीषा के पिता ने यह बात सबसे क्यों छिपाई? सरकार को गुमराह किया, पूरे गांव वालों को गुमराह किया, और जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वे भी कहीं न कहीं गुमराह हुए। चलिए अब आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और बिना सच जाने कुछ भी गलत कमेंट न करें, क्योंकि आज एक ऐसे सच से पर्दा उठने जा रहा है जो कड़वा तो है लेकिन सच है। मनीषा 11 अगस्त को लोहारू के अपने गांव ढाणी लक्ष्मण स्थित घर से सिंघानी गांव के प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी। वहां से वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। जब देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पहले दिन जब परिजनों ने मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने कहा, तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी। इसलिए उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। लेकिन जब 24 घंटे तक भी मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला तब जाकर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। 2 दिन तक खोजबीन के बावजूद मनीषा का कोई पता नहीं चला, लेकिन 13 अगस्त की सुबह हरियाणा के एक छोटे से गांव सिंघानी में खेत के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर 19 साल की मनीषा का शव बरामद हुआ, जिसने पूरे इलाके ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसकी लाश बुरी तरह क्षत विक्षत थी। यह नजारा इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। गांव में चीख पुकार मच गई। गांव वाले सड़कों पर उतरे। मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। हर कोई यही कह रहा था, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। मनीषा की मौत के मामले में सबसे पहले उंगलियां पुलिस की ओर उठीं। परिवार और ग्रामीणों का आरोप था कि शुरुआती जांच में पुलिस ने लापरवाही बरती। परिजनों का साफ आरोप था कि यह हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस और रिपोर्ट्स इसे हत्या की ओर मोड़ रही हैं। यही वजह थी कि लोगों को लगने लगा कि कहीं न कहीं सच्चाई छिपाई जा रही है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परिवार ने सरकार से मांग की कि मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए और केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई वैसे वैसे एक एक कर ऐसे राज सामने आने लगे जिन पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। मनीषा के फोन की कॉल डिटेल्स, चैट हिस्ट्री और गवाहियों ने जो तस्वीर बनाई वह बिल्कुल अलग थी। और फिर पुलिस के सामने आया एक ऐसा नाम जिस पर मनीषा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जी हाँ, वही लड़का जिससे मनीषा दिल की हर बात शेयर करती थी, अपने सपने बताती थी और जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था। दरअसल जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ कि मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 10 जुलाई को मनीषा अपने घर वालों से यह कहकर निकली थी कि वह किसी काम से सिंघानी जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह सीधे भराड़ा पहुंची जहां उसके क्लासमेट से मुलाकात तय थी। यह वही लड़का था जिसके साथ वह कक्षा 7 से ही पढ़ती आ रही थी। शुरू में दोनों के बीच साधारण दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लड़का मनीषा से लगभग 1.5 साल छोटा था और अभी बालिग भी नहीं था। बावजूद इसके दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। 10 जुलाई को भी मनीषा उसी लड़के से मिलने भाराड़ा के एक होटल पहुंची, लेकिन उस दिन उसकी यह मुलाकात उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। मनीषा को घर लौटने में देर हो गई। पिता उसे लेने निकले और देखा कि वह सिंघानी की बजाय भाराड़ा की ओर से लौट रही है। पिता को शक हुआ और उन्होंने सवाल किया, तुम तो सिंघानी गई थी, फिर इस तरफ से क्यों आ रही हो? मनीषा सकपका गई। पिता को लगा कि बेटी ने कोई बात छुपाई है। घर पहुंचने के बाद पिता ने लगातार पूछताछ की, दबाव डाला। पहले तो मनीषा कुछ नहीं बोली, लेकिन जब पिता ने गुस्से में मारपीट की तब उसने थोड़ा बहुत बताया। पूरा खुलासा तब हुआ जब घर वालों ने मनीषा की चाचा की लड़की को बुलाया। दरअसल मनीषा और उसकी चचेरी बहन के रिश्ते हाल ही में बिगड़ गए थे। इसकी वजह भी वही लड़का था। बताया जाता है कि मनीषा की चाचा की लड़की ने भी उस लड़के से कई बार बातचीत की थी। ये बात मनीषा जान गई थी। इसी वजह से दोनों के बीच जलन और अविश्वास पनप गया था। चचेरी बहन ने जब घर वालों को बताया कि मनीषा का उस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है
तो सब कुछ साफ हो गया। पिता ने उसी समय मनीषा का फोन छीन लिया। पासवर्ड चाचा की लड़की को मालूम था। जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, परिवार के सामने मनीषा और उस लड़के की चैट्स और कॉल्स का पूरा सच खुल गया। परिवार को पता चला कि लड़का कौन है, कहाँ रहता है। लड़का मनीषा की ही बिरादरी का था। 10 जुलाई की रात घर में काफी हंगामा हुआ। मनीषा को पिता ने कड़े शब्दों में समझाया कि अब से वह उस लड़के से कोई संबंध नहीं रखेगी। दरअसल जब मनीषा के माता पिता को उसके प्रेम संबंध की बात पता चली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। परिवार को सबसे बड़ा डर समाज का था। लोग क्या कहेंगे, यही सोच उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस राज को छिपाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने मनीषा के मामा को बुलाया। 11 जुलाई को मामा अपनी कार से ढाणी लक्ष्मण पहुंचते हैं। वहां परिवार और मनीषा के बीच इस मुद्दे पर लंबी बातचीत होती है। मामा ने सीधे सवाल किया, कौन लड़का है, कैसे जानती हो उसे, ये सब कब से चल रहा है? मनीषा ने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी जिद और हिम्मत परिवार को खटक रही थी। उन्हें डर था कि रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरा गांव इस बात को जान जाएगा तो उनकी कितनी बदनामी होगी। इसी सामाजिक दबाव के चलते परिवार मनीषा को दूसरी जगह ले गया ताकि बातें बाहर न फैलें। लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। मनीषा को समझाया गया, समझाने की सीमा पार हुई और गुस्से में उसके साथ मारपीट तक कर दी गई। इस मारपीट के दौरान उसकी कान की बाली टूट गई, कान से खून निकल आया। मनीषा को बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। फोन छीन लिया गया ताकि वह उससे संपर्क न कर पाए। माँ बाप उसे ताने मारते रहे, इतना पढ़ाया लिखाया, इतने पैसे लगाए और अब ये सब करके हमें बदनाम करेगी। इन सब हालातों में मनीषा अंदर ही अंदर टूट रही थी। लेकिन फिर बड़ी ही चालाकी से मनीषा ने प्लान के तहत अपने परिवार को मना लिया। उसने माँ बाप और मामा को यह जताया कि अब वह समझ चुकी है और उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने भरोसा दिलाया कि वह पूरी तरह पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देगी। परिवार को भी लगा कि शायद अब मनीषा बदल गई है। यही कारण था कि घर वालों ने उसे दोबारा स्कूल पढ़ाने भेजना शुरू कर दिया। लेकिन असलियत ये थी कि मनीषा का दिल अब भी उसी लड़के में अटका हुआ था। स्कूल जाना उसके लिए सिर्फ पढ़ाने का बहाना था। असल में वहीं से वह दोबारा उससे जुड़ने लगी। परिवार को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मनीषा अपने प्यार को बचाने के लिए नई नई चालें चल रही थीं। बाहर से वह सीधी सादी आज्ञाकारी बेटी दिख रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस लड़के को नहीं छोड़ेगी। मनीषा उस लड़के से चोरी छिपे फिर से बात करने लगी। शुरुआत में दोनों के बीच मोहब्बत गहरी थी। वे एक दूसरे से मिलते, बातें करते और सपनों में अपना भविष्य देखते। मगर असली समस्या तब आई जब मनीषा के घर वालों के जानने के बाद मनीषा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। लड़के ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वह अभी नाबालिग है, बालिग होने से पहले शादी मुमकिन ही नहीं। यही बात मनीषा को नागवार गुजरी। जो मनीषा पिछले कई सालों से उस लड़के से प्यार करती थी, वही मनीषा अब लड़के से शादी को लेकर लड़ने लगी। घटना से करीब 1 महीने पहले से दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। मनीषा चाहती थी कि लड़का उसके साथ खड़ा रहे, उससे शादी करे, लेकिन लड़का दूरी बनाने लगा। मनीषा को लगने लगा कि लड़का उसे नजरअंदाज कर रहा है। कई बार उसने लड़के से शिकायत की कि अब उसका व्यवहार बदल गया है और फिर यही तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि यह रिश्ता एक दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचा। मनीषा बहुत परेशान थी क्योंकि जिससे वह प्यार करती थी वही लड़का उसका साथ नहीं दे रहा था। 10 अगस्त को रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मनीषा ने उस लड़के से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत की। यह चैट पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। 11 अगस्त की सुबह मनीषा ने घर वालों से कहा कि उसे नर्सिंग कॉलेज जाना है, फॉर्म भरने और एडमिशन के लिए। रोज की तरह वह पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची, जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। सामान्य दिनों में मनीषा 1:30 बजे स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज की बस से घर जाती थी। लेकिन 11 अगस्त को मनीषा ठीक 1:58 पर स्कूल से निकली। वह उसी नर्सिंग कॉलेज की बस से आती जाती थी जिसमें एडमिशन कराने का बहाना बनाकर वह घर से निकली थी। जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाने जाती थी वहां से उसके घर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी और वहां तक कोई सीधी बस नहीं जाती थी। इसी वजह से स्कूल प्रबंधन ने नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक से बात की और तय किया कि मनीषा भी उनकी बस से आ जा सकेगी। चूंकि नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ के कुछ बच्चे उसी प्ले स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए बस हर रोज प्ले स्कूल तक आती थी।
लेकिन उस दिन मनीषा बस से नहीं गई। 1:58 पर वह प्ले स्कूल से निकली और इस दौरान स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह एक दुकान के कैमरे में भी दिखी। फिर 200 मीटर जाने के बाद उसने एक दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसे लगा यह दवा मनीषा के पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। आप खुद उस दुकानदार का बयान सुनिए। 11 तारीख को 1:55 एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:50 के आसपास वो आई थी और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मनीषा के मामा की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी बताया गया है और वे कई मामलों में आरोपी रह चुके हैं। सब कुछ जानते हुए भी मामा धरने पर बैठे रहे और कमेटी में शामिल थे। जब पुलिस ने उन्हें 10 अगस्त की चैट और सुसाइड नोट दिखाया तो वे सकपका गए। इसके बाद कमेटी और पुलिस की मीटिंग हुई। उसी समय से मनीषा के पिता अपने बयान बदलने लगे। पुरानी कमेटी ने धरना बंद कर दिया क्योंकि सच्चाई सबके सामने थी। लेकिन अगले ही दिन नई कमेटी बनी और उन्होंने धरना फिर से शुरू कर दिया। इन्हीं के दबाव में मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया, जबकि पिता को पहले से ही पता था कि मामला हत्या का है। इसके बावजूद उन्होंने कमेटी के दबाव में बड़ा हंगामा किया। अब वही कमेटी के लोग छिप रहे हैं और सामने आने से बच रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग लड़के को भी राउंड अप किया था। उसने भी पूरा सच बताया। नर्सिंग कॉलेज वालों ने भी साफ कहा कि 11 अगस्त को मनीषा उनके कॉलेज आई ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो पहले इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। उनका सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। 13 अगस्त को मनीषा का शव बरामद हुआ। शव की हालत ने मामले को और पेचीदा बना दिया। लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। पिता ने भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, जबकि परिवार को पहले से ही मालूम था कि मनीषा का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके साथ घर में मारपीट व प्रताड़ना भी हुई थी। दरअसल कीटनाशक खरीदने की बात सबसे पहले 13 अगस्त को सामने आई। जब शव मिला, दुकानदार ने अपने गांव के सरपंच से कहा कि मनीषा ने उससे दवा खरीदी थी, लेकिन सरपंच ने उसे चुप रहने को कहा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई, तब यह सच सामने आया। कमेटी को भी सब मालूम था कि मनीषा पिछले 1 महीने से परेशान थी, उसे प्रताड़ित किया गया था और मारपीट भी हुई थी। इसके बावजूद कमेटी ने यह सच लोगों को नहीं बताया। अब कमेटी के लोग कह रहे हैं कि उन पर दबाव था, जन आंदोलन था, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। याद कीजिए, जब प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी तो मनीषा के पिता ने मीडिया के सामने कहा था, हाँ, यह हत्या है, हम अंतिम संस्कार करेंगे, हम प्रशासन की बात से संतुष्ट हैं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने बयान बदल दिया और कहा कि कमेटी के दबाव में बोलना पड़ा। पिता के बयान बार बार बदलते रहे। कभी कहा कि मनीषा के साथ हैवानियत हुई है, कभी कहा कि यह आत्महत्या है और कभी कहा कि दबाव में बोलना पड़ा। अंततः परिवार ने 2 मांगे रखीं। जांच सीबीआई को सौंपी जाए, तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाए। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही दिखाई थी। अगर समय रहते जांच तेजी से होती तो शायद आज इतना बड़ा विवाद खड़ा नहीं होता। लापरवाही के कारण कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन तब तक लोगों के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मनीषा के साथ जो कुछ हुआ है उसमें पुलिस की ही सबसे बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि कई लोग प्रेम प्रसंग वाली थ्योरी को सही मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, मनीषा का एक युवक से अफेयर था। जब युवक ने शादी से इनकार किया तो मनीषा ने खुद को खत्म करने की योजना बनाई थी। हालांकि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ यह अभी भी रहस्य है और पुलिस लगातार उस पूरे एरिया के सीसीटीवी खंगाल रही है। धरने पर कमेटी के सदस्यों के साथ साथ मनीषा के परिवारजन भी मौजूद थे। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को चमकाना चाहते थे। वहां भाषणबाजी और प्रचार इस तरह किया गया मानो सच्चाई को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो। धरने में ऐसे दावे भी किए गए कि लड़की के अंग निकाल लिए गए, बच्चेदानी तक नहीं है। भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। परिवार की चुप्पी और पिता के बदलते बयान ने स्थिति को और जटिल बना दिया। हालांकि बाद में पिता ने खुद ही कहा कि अंग निकालने वाली बातें सही नहीं हैं। ऐसे अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ताकि भविष्य में किसी की इंसाफ की लड़ाई राजनीति और अफवाहों के जाल में न फंसे। फिलहाल पुलिस और सीबीआई दोनों मिलकर जांच में जुटी हैं। अगर मनीषा के साथ किसी ने दरिंदगी की या उसे जबरदस्ती जहर पिलाया तो जल्द ही उसका चेहरा भी सामने आएगा। अगर परिवार का कोई सदस्य शामिल है तो पुलिस उसे भी नहीं छोड़ेगी। जांच में यह सामने आया है कि मनीषा पिछले 1 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। अगर यह हत्या भी निकली तो भी इसे हत्या माना जाएगा, क्योंकि किसी ने उसे मजबूर किया, किसी ने उसे प्रताड़ित किया। कमेटी से जुड़े कुछ लोगों ने भी बयान दिए हैं कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। इन्हीं में से एक नाम सामने आता है विजय सिंह घोटरा का। उन्होंने मीडिया में आकर साफ कहा कि यह प्रेम प्रसंग का ही मामला था, लेकिन उस समय विरोध लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए किसी ने यह बात खुलकर नहीं कही। हमने बेटी की चैट भी देखी है, लेकिन वो मैं चैनल पे आपको बताना नहीं चाहूंगा। प्रेम प्रसंग का मामला था। अच्छा, ये बात घर पे मालूम हो गई थी मनीषा के? बिल्कुल। उस लड़के से शादी करना चाहती, लड़के ने मना कर दिया। लड़का माइनर है, 18.5 साल का। वजह साफ थी, अगर उस वक्त यह बात सामने आ जाती तो लड़की का परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। विजय सिंह घोटरा ने साफ कहा कि लड़की के पिता समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए शुरुआत में सच्चाई नहीं बता पाए। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन मनीषा के आसपास के गांवों की तस्वीर अब बदल चुकी है। गांव के लोग, जिन्हें शुरू में पूरा मामला एक रहस्य और षड्यंत्र लगता था, अब सच्चाई जान चुके हैं। यही वजह है कि वहां विरोध की आवाजें धीमी पड़ गईं और लोग शांत हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शुरुआत में गुमराह हुए थे, लेकिन अब जब सच सामने आ चुका है तो उन्हें समझ आ गया है कि मामले का सच क्या है। लेकिन अब आप इस केस को लेकर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।